प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की खंड ब की इकाई 1 का भारतीय संविधान के पाठ 2 मूल अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य। संविधान निर्माताओं ने जो मौलिक अधिकार थे इनको भारतीय संविधान में रखने के पीछे जो उद्देश्य रखा था वो न्यायाधीश सप्रू के शब्दों में देखते हैं। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। अब देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। किसको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे श्वसन क्रिया के लिए अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति से प्राप्त करने का अधिकार हमें दिया गया है। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों की परिभाषा। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं और किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जब अपन मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं तो देखते हैं मौलिक अधिकारों का महत्व और आवश्यकता। किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, अर्थात संविधान द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य द्वारा हनन नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य सभी पक्षों के विकास की सुरक्षा मूल अधिकारों द्वारा प्रदान की जाती है। अगला कारण है राज्य की स्वेच्छाचारिता पर रोक, अर्थात राज्य अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। मूल अधिकार राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करने से रोकता है जो व्यक्तियों के अधिकारों का हनन या कम करता है। इस प्रकार मूल अधिकार सामान्य कानून से ऊपर हैं। यह शासन की मनमर्जी और तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। अगला कारण है न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अगला महत्व है लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन या नागरिकों का आदेश। जब तक लोगों को अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक उनके शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मौलिक अधिकार लोगों को अधिकार देने के लिए आवश्यक हैं। पांचवा आवश्यकता का बिंदु है समानता का आधार। समानता का आधार के प्रतीक मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इनके तहत विशेष अधिकारों को समाप्त कर समानता स्थापित की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो इस प्रकार से हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन द्वारा किया गया था। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा जारी मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज है। अर्थात जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्होंने एक मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र जारी किया था। उसमें सबसे पहले इन अधिकारों के बारे में, नागरिकों को कुछ अधिकार देने के बारे में उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में
मूल अधिकार समिति का गठन किया गया, जो आगे चल करके जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अर्थात जो मौलिक अधिकार बनाने संबंधी जो समिति बनाई गई थी, उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन आगे चल करके जो जेबी कृपलानी थी, उसके निर्देशन में इन मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान किया गया। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो अमेरिका का जो संविधान है, उसमें एक बिंदु है बिल ऑफ राइट्स, वहां से इन मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अर्थात टोटल कितने अनुच्छेद हुए? 23। नागरिक अधिकारों का उल्लेख केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में किया गया है। और जो विदेशी हैं, उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देकर उसे अनुच्छेद 300 के द्वारा कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान किया गया है। अर्थात जो भारतीय मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन आगे चल करके भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 1978 में। उसके द्वारा जो 7वां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और मात्र एक कानूनी आधार बना दिया गया। वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया। तीसरा शोषण के विरोध अधिकार है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक इसी प्रकार चौथे नंबर का जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और से लेकर के 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेखित है। और छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जब अपन ने 6 मौलिक अधिकारों के नामों का उल्लेख कर लिया, उनके अनुच्छेदों के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो अब देखते हैं इन मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप में। सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक इन अधिकारों को विस्तार से बताया गया है, जो इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगला जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसरों की समानता।
राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, व्यवसाय और निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करेगा। यह मूल अधिकार भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में, जो कि अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित है, अर्थात किसी भी नागरिक के साथ में छुआछूत या ऊंच नीच का भाव नहीं रखा जा सकता। इस अनुच्छेद के द्वारा जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अछूत माने जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अपराध अधिनियम 1955 द्वारा छुआछूत के अपराध के लिए 500 रुपए का जुर्माना अथवा 6 माह की कारावास या दोनों जो प्रावधान हैं उनको लागू करने का आदेश दिया गया है, उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में, जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित उल्लेखित हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न सम्मान और पद्म पुरस्कार को छोड़कर राज्यों को उपाधियां प्रदान करने एवं नागरिकों तथा प्रवासियों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषेध किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि केवल 2 पुरस्कार, कौन कौन से, भारत रत्न सम्मान और पद्म पुरस्कार, इनको छोड़ करके राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक है चाहे विदेशी है, किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार इस अनुच्छेद के तहत राज्य सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा, अर्थात किसी भी राज्य सेवा और शिक्षा से संबंधित कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात कोई भारत का नागरिक विदेशों में रह रहा है या विदेश का भारत में रह रहा है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई उपाधि ले सकता है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। अगला प्रावधान है, कोई भी विदेशी जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत हो वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जैसे दूतावास है, वो भारत का दूतावास किसी में जो राजदूत बना करके जिस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर रखा है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि न तो ले सकता है न किसी को दिला सकता है। यह अनुच्छेद सामाजिक जीवन में भेदभाव बढ़ाने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है वो सामाजिक जीवन में व्यक्ति के आपस में जो भेदभाव बढ़ाने वाली बात है उसको समाप्त करता है। ये भेदभाव कैसे बढ़ेगा, जैसे किसी एक व्यक्ति को सेवा के बदले कुछ पुरस्कार दे दिया, कुछ उपाधि प्रदान कर दी राज्य द्वारा, तो दूसरा व्यक्ति उससे द्वेष भाव रखना शुरू कर देगा। यह अनुच्छेद सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। अब देखते हैं दूसरा अधिकार जो कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार से दिया गया है, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग जो अनुच्छेद है उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 एक के तहत केवल देश के नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली स्वतंत्रता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्ण एवं अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत का जो नागरिक है वो किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के आ और जा सकता है। अगला प्रावधान है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने
और जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर के जो मूल संविधान है इसमें 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति को अर्जित करने संबंधी, उसको धारण करने और व्यय करने के संबंध में अधिकार की स्वतंत्रता हटा दी गई है। अनुच्छेद 19(2) में इन संस्थाओं पर आरोपित प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत की एकता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उत्तेजित करने, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण में आदि के आधार पर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के निवासी न तो अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और न ही स्थायी रूप से वहां निवास कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद आ रहा है विद्यार्थियों 20 नंबर। तो 20 नंबर में प्रावधान किया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित। इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रावधान, इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके किसी कार्य के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके किसी कार्य के द्वारा उस समय के किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी समय में कोई कार्य कर रहा है लेकिन आगे चल करके जो कोई कानून बना हुआ उसमें कोई दखल अंदाजी उस व्यक्ति के कार्य से नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन वर्तमान में उसी कार्य को निषेध करने हेतु कानून बना दिया गया है कि मुझे भूतकाल में किए गए उस कार्य पर आज के संदर्भ में दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रावधान है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुलजिम और दंडित नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को मुलजिम बनाने के उपरांत दंड नहीं मिला है तो उसे पुनः मुलजिम और अपराध साबित होने पर दंडित किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति दोषी करार दिया गया है और उसको उस समय कोई दंड नहीं मिला, कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो दोबारा उसके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। अगला प्रावधान है, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसी अनुच्छेद के आधार पर नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग जैसे परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते कि आप जो अपराध किया है उसके पक्ष में कोई साक्ष्य, कोई सबूत पेश करो। इस स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। यदि भारत देश में इमरजेंसी चल रही हो तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका हनन नहीं हो सकता। अगला प्रावधान है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या अपने जो जीवन से मुक्ति नहीं दिला सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसके को कई शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी संदर्भ में एक वाद आया था भारत में जो कि उच्चतम न्यायालय में चला था और उच्चतम न्यायालय ने उससे संबंधित कुछ नए प्रावधान भी किए थे, कुछ नए फैसले भी दिए थे। वो वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो कि 1978 में पेश किया गया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वे सभी स्वतंत्रताएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हैं और अनुच्छेद 19 में भी सम्मिलित नहीं हैं। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुछ अधिकारों को लागू किया है जो इस प्रकार से हैं। वो अधिकार, पहला है मानवीय
प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। दूसरा है जीवन की निजता का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को अपने निजी स्तर पर जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रावधान है स्वास्थ्य का अधिकार। नेक्स्ट है 14 से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है देरी से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार। अगला है विदेश यात्रा करने का अधिकार, अर्थात कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों में यात्रा कर सकता है। अगला है सूचना पाने का अधिकार। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा पाने का अधिकार और अंत में है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, अर्थात सभी भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, सबको यह अधिकार है कि वो अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 प्रकार के अधिकारों के बारे में देखे, एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और अगला जो अधिकार है वो अपन कल देखेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ में शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।